ममता बनर्जी और उनसे पहले की सरकारों की वजह से बंगाल आज भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक बन चुका है। जबकि एक वक्त था जब सिंगापुर के फाउंडर ली कुआन यू ने सिंगापुर को कोलकाता से प्रभावित होकर बनाया था। भारत में पश्चिमी चिकित्सा की पहली महिला प्रैक्टिशनर बंगाली थी। भारतीय एयरलाइंस की पहली महिला पायलट बंगाल से थी। प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्ता, ये नाम हम सब जानते हैं। लेकिन ममता दीदी ने एक बार बोला था कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। एक वक्त था जब बंगाल का नाम आता था तो टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सत्यजीत रे और नेताजी याद आते थे, और आज बंगाल का नाम आता है तो याद आता है एसएससी घोटाला, बेरोजगारी, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और संदेश खाली। पूरे देश में 4 लाख भिखारी हैं, जिनमें से 1 लाख सिर्फ पश्चिम बंगाल में है। चाइल्ड मैरिज में ये राज्य दूसरे नंबर पर है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में ये देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से है। भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो कोलकाता में आई थी। देश का पहला ट्राम सिस्टम भी कोलकाता में ही था। लेकिन आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में पश्चिम बंगाल 28 राज्यों में 27वें स्थान पर है। यहाँ की सरकारों ने इस राज्य को इस हद तक खोखला कर दिया है कि एक वक्त का सबसे समृद्ध राज्य आज रसातल में बैठा है। ममता बनर्जी में तानाशाही प्रवृत्ति जो आज दिखती है, उसकी पहली झलक उनके सत्ता में आने के महज 1 साल के अंदर ही मिल गई थी। जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा ने व्हाट्सएप पर ममता बनर्जी का एक कार्टून शेयर किया था। बस एक कार्टून शेयर करने के पीछे ममता बनर्जी ने न सिर्फ इस 60 साल के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर को गिरफ्तार करवाया, बल्कि लाइव टीवी पर उन्हें माओवादी भी कह दिया। जब विश्वविद्यालय के छात्रों ने सवाल उठाए कि यह क्या है, आप हमारे साथ थीं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती थी, CPIM के गुंडों को हटाने वाली थी, क्या हुआ? तो ममता बनर्जी ने उन्हें भी CPIM का एजेंट बता दिया। इस कार्टून को लेकर वो इतनी संवेदनशील थीं कि पश्चिम बंगाल में जिस पत्रकार ने भी इस पर सवाल पूछा, अगले दिन वो जेल में था। ये वही ममता थीं जिन्होंने 34 साल के वामपंथी शासन को इसीलिए हटाया था क्योंकि वे सवाल नहीं सुनते थे। और जैसे ही खुद सत्ता मिली, कार्टून केस इस बात का सबूत बन गया कि वो भी सवाल नहीं सह सकती थीं। बंगाल के लोगों ने कहा, ये क्या है? ममता बनर्जी की कहानी सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है। इस कहानी को समझने के लिए हमें बंगाल के उस अतीत में जाना होगा जो इतना शानदार था कि उसे जानकर आज का बंगाल देखना और भी ज्यादा दर्दनाक लगता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है। 17वीं और 18वीं सदी में बंगाल दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। गंगा और ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदानों पर बसा ये राज्य व्यापार, हथकरघा और वस्त्र उद्योग में पूरी दुनिया में अपना नाम रखता था। उस वक्त एशिया में एक्सपोर्ट होने वाला 80% कच्चा रेशम अकेले बंगाल में उत्पादित होता था। ढाका की मलमल और मुर्शिदाबाद का रेशम, इनकी चर्चा मार्को पोलो से लेकर यूरोपीय यात्रियों तक सबने की। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा था कि 17वीं सदी का बंगाल मिस्र से भी ज्यादा समृद्ध था। मशहूर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन की रिसर्च के अनुसार उस वक्त अकेले बंगाल का ग्लोबल GDP में 12% हिस्सा था। बंगाल की मलमल मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा से लेकर रोमन रानियां तक पहनती थीं। बंगाल के जहाज निर्माता इतने उन्नत थे कि अंग्रेजों ने उनके डिजाइन्स कॉपी करके अपनी नेवी बनाई। सिर्फ व्यापार ही नहीं, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई जो एशिया का पहला मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। 1857 में कोलकाता यूनिवर्सिटी पूरे एशिया में अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी बनी। इसी ने भारत को पहला MA, पहला PhD और पहला डॉक्टरेट दिया। सत्येंद्रनाथ बोस ने आइंस्टीन के साथ काम किया। गॉड्स पार्टिकल हिग्स बोसोन का बोसोन इसी बंगाली वैज्ञानिक के नाम पर है। राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा बंद करवाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह कानून पास करवाया। बंगाल में 1850 में ही विधवा पुनर्विवाह होने लग गए थे, जबकि यूपी, बिहार, राजस्थान तक ये रिफॉर्म्स 100 साल बाद पहुंचे। विज्ञान में जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में रेडियो वेव्स ट्रांसमिट की, मार्कोनी से 2 साल पहले। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में ICS एग्जाम दिया और पूरे ब्रिटिश एम्पायर के सबसे मुश्किल एग्जाम में 4थी रैंक लाए। सिर्फ 4 अंग्रेज उनसे ऊपर थे, फिर भी उन्होंने वो प्रतिष्ठित नौकरी आजादी के लिए छोड़ दी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, बंगाल भारत का सबसे इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट था। पूरे भारत के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 27% अकेले बंगाल देता था। टाटा स्टील, बाटा, ITC, हिंदुस्तान मोटर्स, इन सभी बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग बंगाल में होती थी। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बंगाल में था। हावड़ा को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। IIT खड़गपुर, भारत का पहला IIT, 1951 में बंगाल में खुला। 1960 तक बंगाल एक डेवलप्ड स्टेट बना रहा। नेशनल GDP में इसका योगदान 10.5% था और पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से ऊपर थी। इंडस्ट्रीज तेजी से चल रही थी
और उस वक्त बंगाल को एक आइडियल मॉडल कहा जाता था। 1967 का साल था। बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एक भयानक फूड क्राइसिस ने सब कुछ हिला दिया। चावल, गेहूं सब महंगे हो गए। जनता सड़कों पर उतर आई और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। रिफ्यूजी क्राइसिस की आग अलग से जल रही थी। इसी माहौल में 1967 के चुनाव हुए और पहली बार कांग्रेस बंगाल हारी। यूनाइटेड फ्रंट नाम की कोलिशन गवर्नमेंट बनी, लेकिन ये सिर्फ 9 महीने चली। कोलिशन में झगड़े हुए, सरकार गिरी और बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल लग गया। लेकिन इस दौर में जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। 1968 में एक्टर अशोक कुमार, दादा मुनि, अपने जन्म स्थान पर परफॉर्म करने आए। वेन्यू 500 लोगों से भरा था। तभी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता वहां घुस गए, लोगों को मारा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और लाशें सड़कों पर बिखरी रहीं। इस पर ज्योति बसु का बयान आया, द राइज ऑफ द प्रोलेटेरिएट अगेंस्ट द बॉर्जवाजी। इसी दौर में बिरला ग्रुप के मालिक आदित्य बिरला के साथ कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग के सामने बदसलूकी हुई। उनकी गाड़ी रोकी गई, कपड़े फाड़े गए और वो करीब 500 मीटर तक सिर्फ अंतःवस्त्रों में पैदल चले। उन्होंने तुरंत फ्लाइट पकड़ी, बॉम्बे गए, सारे इन्वेस्टमेंट्स वापस खींचे और फिर कभी कोलकाता नहीं लौटे। अब सोचिए कौन इंडस्ट्रियलिस्ट वहां रहना चाहेगा। 1977 में सीपीआईएम पूरी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आई। ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर बने और यहीं से बंगाल की तबाही का असली अध्याय शुरू हुआ। सीपीआईएम की ट्रेड यूनियन C2 CITU ने पूरे बंगाल में एक ऐसी संस्कृति बना दी जहां हर छोटी छोटी बात पर स्ट्राइक हो जाती थी। फैक्ट्री ओनर्स को घेरा जाता था और फिजिकल वायलेंस होती थी। 1980 के दशक में बंगाल में हर साल औसतन 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स होती थीं। हिंदुस्तान मोटर्स धीरे धीरे बंद हुई, बाटा ने मैन्युफैक्चरिंग दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर दी, बर्न स्टैंडर्ड जैसी मेजर इंजीनियरिंग कंपनियां एक एक करके बंद होती गई। कम्युनिस्टों ने ये सब गर्व के साथ किया। उनका नारा था, कंप्यूटर खाबे ना लोग खाबे। कंप्यूटर खाना नहीं देगा, लोग काम करेंगे। उनका मानना था कि कंप्यूटर आएगा तो नौकरियां जाएंगी, इसलिए बंगाल में कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। 1980 में जब पूरा भारत आईटी रिवॉल्यूशन की तैयारी कर रहा था, बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार बैंकों में कंप्यूटर लगाने से मना कर रही थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईटी हब बनने का ऑफर बेंगलुरु से पहले बंगाल को मिला था, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया। एक पूरी पीढ़ी का भविष्य सिर्फ विचारधारा के चक्कर में बर्बाद कर दिया गया। कम्युनिस्टों ने बंगाल में एक कैडर सिस्टम बनाया। हर गांव, हर पंचायत, हर राशन की दुकान सीपीआईएम के स्थानीय गुंडों के कब्जे में थी। असहमति को हिंसा से कुचल दिया जाता था। 1977 से 2011 के बीच 34 सालों में बंगाल में 28,000 से ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स हुए। यह आंकड़ा पंजाब के आतंकवाद और कश्मीर की उग्रवाद की घटनाओं से भी ज्यादा है, लेकिन नेशनल मीडिया ने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शिक्षा का भी सत्यानाश हुआ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज, सब में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होने लगे। प्रोफेसर बनने के लिए काबिलियत नहीं, पार्टी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी और मार्क्सवादी विचारधारा के पक्ष में रिसर्च पेपर्स लिखने पड़ते थे। ब्रिलियंट बंगाली प्रोफेसर्स धीरे धीरे दिल्ली, जेएनयू और विदेशी यूनिवर्सिटीज में माइग्रेट कर गए। 1960 में बंगाल की लिटरेसी रेट महाराष्ट्र से ज्यादा थी, लेकिन 2011 तक बंगाल पीछे हो गया। नेशनल जीडीपी में योगदान 10.5% से गिरकर 6.5% रह गया। पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से नीचे चली गई। बंगाल इंडस्ट्रीज का श्मशान बन चुका था। 34 साल बाद बंगाली थक चुके थे, टूट चुके थे और बदलाव के लिए बेताब थे। तभी एक महिला चप्पल पहने सादी सफेद साड़ी में सड़क पर उतर आई। उसने कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ने का वादा किया, गरीबों की दीदी बनने का वादा किया और सोनार बांग्ला बनाने का सपना दिखाया। उस महिला का नाम था ममता बनर्जी। अब देखते हैं ममता बनर्जी का उत्थान और पतन। 1990 में हाजरा जंक्शन पर जब सीपीआईएम के कार्यकर्ता ने उनके सिर पर इतनी जोर से लाठी मारी कि वो खून से लथपथ हो गईं और पूरे 1 महीने अस्पताल में रहीं, तब भी वो नहीं टूटी। जब पुलिस ने उन्हें बाल खींचते हुए जीप में बिठाया और राइटर्स बिल्डिंग के बाहर फेंक दिया, उस वक्त वो खुद नरसिम्हा राव की केंद्र सरकार में राज्य मंत्री थी। तब उन्होंने एक शपथ ली, जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगी इस बिल्डिंग में कदम नहीं रखूंगी। बंगाल के थके हुए, पिटे हुए और टूटे हुए लोगों ने पहली बार सोचा कि शायद यही वो इंसान है जो इस दलदल से निकाल सकती है। 1998 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस सीपीआईएम की साइलेंट पार्टनर है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी बनाई और वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री भी बनी। 2006 में वो मोड़ आया जिसने ममता को बंगाल की सबसे बड़ी नेता बना दिया। सीपीआईएम सरकार ने रतन टाटा को सिंगूर में नैनो फैक्ट्री के लिए जमीन दी, जिसके लिए हजारों किसानों को बिना उचित मुआवजे के जबरदस्ती उजाड़ा गया। ममता किसानों के साथ खड़ी हो गईं, 21 दिन का अनशन किया। नंदीग्राम में जब पुलिस और पार्टी कैडर ने गोलियां चलाईं, 14 लोग मारे गए और महिलाओं के साथ जो हुआ वो बयान से बाहर है। ममता वहां भी मैदान में थी। उन कर रतन टाटा ने सिंगूर से अपना प्रोजेक्ट समेटा और गुजरात चले गए,
जहां नरेंद्र मोदी ने उन्हें तुरंत जमीन दे दी। 2011 में वो हुआ जो बंगाल ने 34 सालों में नहीं देखा था। सीपीआईएम की सत्ता खत्म हुई, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी और पूरे बंगाल को यकीन था कि अब सब बदल जाएगा। लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सीपीआईएम का वो कैडर जो 34 साल से वसूली और बूथ वायलेंस करता था, वही लोग टीएमसी में आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि पावर अब किसके पास है। ममता ने भी उन्हें अपना लिया। अब वही लोग लाल की जगह टीएमसी का झंडा थामे खड़े थे और सिस्टम वैसे ही चल रहा था। पीएम आवास योजना का पैसा आता तो पार्टी कार्यकर्ता का हिस्सा तय था। मनरेगा की मजदूरी में से हिस्सा कटता था। यहां तक कि अंतिम संस्कार के पैसों में से भी वसूली होती थी। घर बनाने के लिए सीमेंट ईंट भी उसी सिंडिकेट से खरीदनी पड़ती थी जो पार्टी का लड़का चलाता था। शारदा पॉन्जी स्कैम में 17 लाख लोगों का पैसा डूबा, 200 से ज्यादा लोगों ने जान दे दी। नारद स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी नेता कैश लेते पकड़े गए। एसएससी भर्ती घोटाले में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ कर बिना मेरिट के नौकरियां दी गईं। पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हुए और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ कैश मिला। हाईकोर्ट ने 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी। ममता का जवाब हमेशा एक ही था, ये बीजेपी की साजिश है। लेकिन सबसे दर्दनाक वो था जो महिलाओं के साथ हुआ। संदेश खाली में शेख शाहजहां और उसके गुर्गे स्थानीय महिलाओं के साथ जो करते थे वो सुनकर रूह कांप जाती है। और फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला आया। एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे सुसाइड बताने की कोशिश की, क्राइम सीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी ताकि सबूत मिट जाए। ममता बनर्जी का बयान आया, लड़कियों को रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद बंगाल की सड़कें ममता के खिलाफ भर गईं। डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और आम लोग उतरे। ममता ने खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ जस्टिस की मांग लेकर रैली निकाली, जिसे देखकर लोगों को समझ नहीं आया कि हंसें या रोएं। हालांकि ममता बनर्जी ने 70 से ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स बनाई, कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, रूपाश्री और 2 रुपए किलो चावल, जिसने लाखों परिवारों को राहत दी। इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मॉडल को बाद में पूरे देश ने अपनाया। लेकिन इन स्कीम से गरीबी मैनेज होती है, खत्म नहीं। बंगाल का पढ़ा लिखा युवा आज भी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु भागता है, क्योंकि यहां न इंडस्ट्री है, न नौकरी, न भविष्य। ममता बनर्जी वही बन गई जिनसे लड़ने के लिए वो कभी मैदान में उतरी थी। बंगाल, जो कभी पूरे भारत को रास्ता दिखाता था, आज खुद एक ऐसे रास्ते की तलाश में है जो उसे वापस वहीं ले जाए जहां वो कभी हुआ करता था। उम्मीद है कि बंगाल एक दिन फिर उस मुकाम पर पहुंचेगा जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है।